अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मौजूदा वफाकी हुकूमत को पार्लियामान के अंदर जो है वो पहली बड़ी शिकस्त हो गई है। वो कैसे हुई है इस पर बात करेंगे। और फिर हुकूमत इस वक्त दो बड़े कार्ड खेल रही है। एक प्रोपेगेंडा सेल उनके बहुत ज़्यादा मुतहरक है और दूसरा मजहबी कार्ड। ये दो ऐसे कार्ड है जो हुकूमत इस वक्त खेलने की कोशिश कर रही है। और तीसरी तरफ अपोजिशन जो है वो भी अब सड़कों पर निकल आई और कल से मार्च शुरू हो जाएगा मुस्लिम लीग नून का लाहौर से, और मौलाना साहब के काफिले भी इस्लामाबाद पहुंचने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ ही अपोजिशन के जो हमले हैं वो भी हुकूमत की तरफ बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही एक खबर हम आपको देंगे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से। जब से उस्मान बुज़दार साहब ने अपने सरकारी घरों से सामान समेटा उसके बाद से कुछ बदनवानी की दास्तानें बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। वो क्या खबर है इस पर आपसे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास था जो कि असूलन 8 मार्च को जब तहरीक अदम एतमाद दाखिल कराई गई थी तो असद खटक साहब जो स्पीकर असम्बली हैं उनको पहले 14 दिन के अंदर बुलाना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने जानबूझ के उसमें कुछ ताख़ीर की और आज वो इजलास हुआ और आज भी वहाँ पे करारदाद जो है अदम एतमाद की वो नहीं पेश की जा सकी। और जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने वो एक फातह खानी कराने के बाद इजलास मुलतवी कर दिया। साथ अलबत्ता ये उन्होंने किया कि उन्होंने पीर वाले दिन इजलास दोबारा बुलाने का इंतज़ार दिया और उस पीर वाले दिन तक इस इजलास को मुलतवी किया गया। यहाँ पर हमें हुकूमत को दो वाज़ेह शिकस्तें हमें नज़र आई हैं। एक कि हुकूमत की ये जो इजलास में मज़ीद ताख़ीर करने की पॉलिसी है वो ये बता रही है कि हुकूमत जो है वो शिकस्त के खौफ से ताख़ीर करिए। अगर हुकूमत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर होती तो उनको ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बड़ी शिकस्त जो हम ये कह सकते हैं कि अब तक की सियासी लड़ाई में जो बाकायदा पार्लियामान के अंदर एक बाकायदा बड़ी शिकस्त हुई है, वो शिकस्त ये हुई है कि आज जो असम्बली का इजलास था उसमें एक टास्क था कि अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने मेम्बरान का वहाँ पर शो ऑफ पावर करें। अपोजिशन ने वो शो ऑफ पावर कर लिया और अपने तकरीबन पूरे बंदे सिवाय उनके जो एक बंदा जेल में आई है, एक बंदा मुल्क से बाहर है, वो तमाम के तमाम अरकान असम्बली के अंदर मौजूद थे। जबकि इतलात के मुताबिक हुकूमत के 63 अरकान आज कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए। उसमें हुकूमत के अपने अरकान भी शामिल है और उसमें उनके इत्तेहादी भी शामिल हैं, कुछ वज़रा भी शरीक नहीं हुए। तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है और वो अपनी शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। और जो ही तहरीक अदम एतमाद आएगी तो हुकूमत जो है वो इसको शायद उसका सामना करने की पोजीशन में नहीं होगी और अगर करेगी तो उसको वाज़ेह तौर पर शिकस्त हो जाएगी। अच्छा, अब इस सारी कहानी के बीच में चल क्या रहा है? चल ये रहा है जी कि इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो शदीद अफवाहों की जद में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बुनियादी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया मुहिम की जो बानी है वो बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुतहरक और फाल कर दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि लोगों को में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। स्पेशली एक जो इन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया कि जो अपनी पार्टी के मुनर्रफ अरकान हैं उनको जहाँ लाने के लिए वो मिन्नत तरले की ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ उसके साथ साथ एक प्रोपेगेंडा सेल भी इस्तेमाल हो रहा है। वो प्रोपेगेंडा क्या इस्तेमाल हो रहा है ये आपको बताऊँ। और दिलचस्प बात है कि ये प्रोपेगेंडा बहुत अहम अफराद की तरफ से किया जा रहा है और उन अफराद को देख के बंदा कहता है यार अगर ये बात कर रहे हैं तो ठीक ही होगी। एक तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, हुकूमत के अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि अपने तौर पे बात करते हैं और बज़ाहिर वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और कहते हैं कि जी ये हमारे पास असल खबर है। और कुछ इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं कि जनाब हुकूमत के मामलात तय पा गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पिंडी जनाब हुकूमत से राज़ी हो गया है। और फिर एक जो चीज़ जिसने इस चीज़ का पोल खोल दिया कि ये प्रोपेगेंडा और इसमें हकीकत कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी गैर जानबदाराना रवैये पर कायम है। वो ऐसे कि कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट की जा रही हैं जो बुनियादी तौर पे अब से कुछ दिन कबल ख़ुद PTI ने कोशिश की थी, हुकूमत ने कोशिश की थी कि पिंडी वालों को तजावीज़ दें। और हमने इसी प्रोग्राम में आपको कुछ माजी के जो हमारे गुज़श्ता एक हफ़्ते के प्रोग्राम से हमने आपको बताया था कि हुकूमत जो है वो अपने वज़रा के थ्रू रावलपिंडी में मिन्नतें कर रही है कि जनाब हम पहले इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो इस सारे मामले को ज़रा कंटिन्यू किया जाए और ये किसी भी तरीके से तहरीक अदम एतमाद से वो बच जाएँ और ख़ान साहब जो हैं वो कबल इस वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त की हमारी जो इतलात थी कि इन तजावीज़ को पजीराई नहीं बख्शी गई और यही कहा गया कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं,
हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और अब वही चीज़ें जो कि खुद हुकूमत ने तजवीज़ दी थी, अब उनको खबर बनाकर पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी पिंडी से ये ऑफर आई है, स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये ऑफर आई है कि जी आप या तो इमरान खान साहब अपनी जगह किसी और का, बिलखसूस परवेज़ खटक साहब का नाम लिया जा रहा है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बना लें, तो या फिर जो है वो अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन करवा लें। और ये कहा गया कि जी ये जो प्रोपेगेंडा है उसमें ये भी बात फैलाई गई कि खान साहब ने वो परवेज़ खटक का तो इनकार कर दिया, अलबत्ता वो अक्टूबर नवंबर पर इलेक्शन कराने पर राज़ी हो गए हैं। लेकिन ये खबर गलत इसलिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खबर इसलिए गलत है कि यही खबर पहले रिक्वेस्ट के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से की जाती थी, लेकिन वहाँ से पजीराई नहीं मिली, तो अब इसी को बतौर खबर फैलाया जा रहा है। अब बतौर खबर ये क्यों फैलाया जा रहा है? बतौर खबर जो फैलाया जा रहा है उसकी दो वजूहत है। उन दोनों वजूहत में जान है। एक तो अपने जो मुनर्रफ अरकान हैं उनको कन्फ्यूज़ करने के लिए कि नहीं हमारे इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा गए, और वो मुनर्रफ अरकान जो वो डामाडोल हो जाए। और उसमें पता चला कि कुछ चंद लोग ऐसे हैं, 3 4 5 लोग जो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं और डामाडोल हैं, और वो शायद हुकूमत की तरफ वापस आए ना आए पर कुछ सोचना शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इत्तेहादी जो हैं जिन्होंने 24 25 ज़्यादा से ज़्यादा 26 तारीख तक ऐलान करना था, वो अभी तक ओपन ऐलान नहीं कर पाए, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनके मामलात अपोजिशन से सारे तय पा चुके हैं और वो किसी भी वक्त अपोजिशन के हक़ में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट कर देंगे। तो वो जो इत्तेहादी हैं वो इस किस्म की अफवाहों की वजह से अपने उस ऐलान को लेट कर रहे हैं, और लेट करने से कन्फ्यूजन फैल रहा है, और कन्फ्यूजन का फ़ायदा इस सूरत हाल में जो है वो हुकूमत को ही होगा, और हुकूमत को ज़्यादा वक्त मिलेगा, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए ज़्यादा चांस मिलेगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो हुकूमत अपना प्रोपेगेंडा फैला रही है, दूसरी तरफ एक और भी प्रोपेगेंडा मार्केट में, हम उनको गैर मुसद्दक़ा खबरें भी कह सकते हैं, हम उनको प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, कि एक तो ये चीज़ इस वक्त सुनने में आ रही है कि ये जो मुबैना तौर पर कुछ हमारे इस्टेब्लिशमेंट की आला अफसरान की एक किस्म की ट्रोलिंग या उनके खिलाफ मुहिम जोई जो PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई थी, और उसका मुद्दा उन्होंने अगरचे के अपोजिशन जमातों पर डालने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल उनके पास ये एक्सेस है, वो जांच लेते हैं कि ये कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं और पहले इन पर क्या होता था। तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया। एक ये खबर सुनने में आई है कि जी कोई एक मुबैना तौर पर शटअप कॉल दी गई है कि जनाब अब सिलसिला बंद होना चाहिए, और फिर उसके बाद उस शिद्दत में कुछ कमी ज़रूर आई है। अब उनका ज़्यादा जोर उस ट्रोलिंग से हट के इस प्रोपेगेंडे पर है कि जी इनके साथ हमारे मामला तय हो गए और ये हुकूमत जो है वो अब बच जाएगी, और बड़े गुडी मामला हो गए, अब इस तरफ ज़्यादा मामला चल रहा है। और दूसरी एक खबर जो है वो भी इसी खबर के साथ अटैच है कि ये जो स्पीकर साहब हैं, इन्होंने पहले जब ये इजलास लेट किया और जब ये बुलाया तो उसके जो एजेंडा था उसमें तहरीक एतमाद शामिल नहीं थी, लेकिन फिर रात गए जो एजेंडा जारी किया गया उसमें तहरीक एतमाद को उस एजेंडे का हिस्सा बनाया गया, और ये कहा गया कि जी स्पीकर साहब को भी कोई एक ऐसी कॉल की गई है कि जनाब आप आइन से नाराफ़ की कोशिश ना करें। तो ये दो ऐसी खबरें हैं कि जो दो मुख्तलिफ इस वक्त प्रोपेगेंडा की जंग चल रही है। प्रोपेगेंडा की जो जंग चल रही है इसमें अब हुकूमत इससे क्या फ़ायदा ले पाती है नहीं ले पाती, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन जो है वो थोड़ी सी अब उनकी ज़बान माजी की निस्बत ज़्यादा सख्त होती जा रही है। एक तो शहबाज शरीफ साहब जो अमूमन बड़े वो ठंडे ठार किस्म के सियासतदान हैं, लेकिन अब वो भी थोड़ी सी गर्मी दिखाना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने बराह रास्त हमले भी शुरू कर दिए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में भी वो खबर दी कि जी बनी गाला है, वहाँ पे हज़ारों मन मुर्गियों का गोश्त रोज़ाना जलाया जाता है और ये जादू टूने से हुकूमत चलाई जा रही है। इस किस्म की बातें पहले भी की गई थी, लेकिन कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं की गई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने अब इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ जो है वो जो एक मार्च की क़यादत करने वाली हैं, उन्होंने आज जो कुछ तकरीर की हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, अपनी अपनी सीट बेल्टें बांध दो, किसी भी वक्त जो हमारा जहाज़ है वो पुराने पाकिस्तान में वापस लैंड कर जाएगा। तो इस किस्म की खबरें वो कर रही हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में जो करप्शन की दास्तान है, उन्होंने 6 अरब रुपए की अमाउंट भी कोट की है। अगरचे कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो 6 अरब रुपए की रकम जो कोट करी है वो शायद उनके, मुझे नहीं पता उनकी मालूमात के ज़राए कौन से हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत कम कोट करी हैं। जो अफवाहें या जो खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा रकूम की हैं जो बात हो रही है। लेकिन जब से सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपने क्लब रोड वाले सरकारी घर खाली किए हैं और ट्रकों में सामान लेकर गए हैं और वहाँ पे
वो DVR से तमाम फुटेजेस डिलीट की गई हैं, लैपटॉप सरकारी अफसरान के वो साथ ले गए हैं और CCTV फुटेज वगैरह सारा जो उन्होंने डिलीट किया और बहुत सारी फाइलें भी साथ ले गए। उसके बाद से कुछ खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश करना शुरू की। एक तो इल्ज़ामात हैं जो मरीम साहबा ने लगाए कि 6 अरब से ज़्यादा करप्शन है, और उन्होंने अहम बात यह की कि उन्होंने कहा कि ये जो जितनी करप्शन है उसका फुटप्रिंट जो है वो बनी गाला की तरफ जाता है। कुछ इस किस्म की बातें की, लेकिन इससे पहले ये तो अभी अपोजिशन ने बातें करनी शुरू की हैं। हम आपके जो खबर हमने आपके साथ शेयर करनी थी वो शेयर करनी थी कि जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें सामने अब तक आ चुकी हैं और अब लोग काफ़ी खुलकर भी बातें करने लगे हैं। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि जो पंजाब में जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती थी बड़े पैमाने पर ग्रेड 18 और उससे ऊपर आप डिप्टी कमिश्नर्स ले लें, DPOs ले लें, महकमा माल ले लें और जितने भी महकमे सूबाई, उनकी जो है वो मुबीना तौर पर करप्शन की दास्तानें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं। और पहले भी आपको पता है इल्ज़ामात लगते रहे एक मखसूस फैमिली पर सेंट्रल पंजाब की, और लाहौर में भी एक जोड़े पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगते रहे जो कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत जिन के दम कदम से कायम है उनकी तरफ जाके इशारे करती थी। और अब ऐसी खबरें आनी शुरू हुई हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब के जो फ्रंट मैन हैं वो लाहौर में एक मखसूस जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उसकी पार्किंग में मुबैना तौर पर तमाम तर सौदे हुआ करते थे, वहीं पे कैश में पेमेंट्स रिसीव की जाती थी। अब अपोजिशन का ये कहना है कि वो, अब जैसे कि मरीम साहबा ने कहा कि वो जो पेमेंट्स होती थी वो उनके खुरा जो है वो बनी गाला तक जाता है। अब इसके 2-3 मतलब हो सकते हैं, लेकिन हम वो चूँकि किसी को मतलब अपनी तरफ से फ़र्ज़ करना नहीं चाहते, तो मामलात को सिर्फ ख़बर तक रखना चाहते हैं या जो भी इसका तज्ज़िया है उस तक रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो मामला नज़र आ रहा है कि हुकूमत क्या हम ये कैसे फ़ैसला करेंगे कि इस सारे ये जो हजूम है अफवाहों का, ख़बरों का, इनमें से दुरुस्त क्या और गलत क्या है। अगरचे कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो प्रोपेगेंडा सेल्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए और कुछ रिटायर्ड जो है वो फौजी अफसरान के ज़रिए इस किस्म खबरें नहीं मामला है पागे हैं जो हैं वो वक्ती तौर पर तो शायद वो कुछ कन्फ्यूजन पैदा करने में कामयाब हुए, लेकिन उसका जो हम दूसरे पहलू से जायज़ा लें तो हकीकत सामने खुल के नज़र आ जाती है। हकीकत कैसे खुल के नज़र आती है? हुकूमत के इक़दाम, हुकूमत की गुफ्तगू, वज़ीर आज़म की तकरीरें, वो सब कुछ जो बता रही हैं वो सिचुएशन ऐसी है कि जनाब वो कहानी ख़त्म है। वो ऐसे कि आज वज़ीर आज़म साहब हस्बे मामूल इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए बड़े कानून की हुक्मरानी की बातें करते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज करते हुए मानसरे में गया और वहाँ पे उन्होंने जलसे से खिताब भी किया। और वही उन्होंने जो पुरानी तकरीर की कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नाम उन्होंने पूरे उनके बिगाड़े, मौलाना फजल रहमान का नाम बिगाड़ा और इस किस्म की बातें की। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़बान और उनकी जो मुबैना चीखों पुकार थी वो तो बताती है कि जनाब कोई मामला तय नहीं हुए। अब यहीं से अंदाज़ा बंदा कर सकता है। लेकिन जो इस वक्त वज़रा हैं उनका जो पर्सनल स्टाफ है वो भी ये जो हुकूमत की तरफ से फैलाई जाने वाली अफवाहें उनको प्रोपेगेट करने में और उनको आगे बढ़ाने में उसका हिस्सा बन रहा है। लेकिन अब हम आते हैं कि हुकूमत अब कर क्या रही है। हुकूमत ने जो उनकी पॉलिसी हमें नज़र आई अभी तक वो नज़र आई कि 2 कार्ड्स उन्होंने खेलने का फैसला किया है इमरान खान साहब ने। बाकी वो कार्ड पता नहीं 27 वाले क्या करते हैं या नहीं करते, लेकिन 2 कार्ड तो उनके बिल्कुल सामने वाजे नजर आ गए। एक कार्ड तो उन्होंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया जी पब्लिक की ताकत दिखाने का, चूंकि वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी पोजीशन बड़ी ख़राब है, वो अपने मुनर्रफ अरकान को और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं पब्लिक अभी भी मेरे साथ है। और उन्होंने अपने तमाम तर जोर लगा दिए, तमाम तर सरकारी वसाइल झोंक दिए हैं कि किसी तरीके से जो 27 तारीख का उन्होंने जलसा कॉल किया इस्लामाबाद के अंदर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों। और फिर वो एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि जनाब वो कोई बहुत बड़ा अहम ऐलान करने वाले हैं। अब वो क्या अहम ऐलान करने वाले हैं इसके वाले से उन्होंने कुछ टिप्स भी देनी शुरू कर दी हैं। आज उन्होंने कुछ अपने मनपसंद एंकर्स और साफ़ियों से मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो कुछ इस किस्म के तासुर देने की कोशिश की कि जी वो अब ज़हन बना चुके हैं कि वो रिज़ाइन कर देंगे। अब वो रिज़ाइन करते हैं या नहीं करते 27 तारीख के जलसे में ये तो 27 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वो शिकस्त खा चुके हैं उसके 2 सबूत हैं। एक तो यही कि वो जो उनकी ज़बान में तेज़ी है और बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं गुस्से में दिखाई देते हैं और बुरा भला कह रहे हैं सबको, वो एक इशारा करता है कि वो अब शिकस्त की तरफ जा रहे हैं। दूसरा वो अल्लामा मशरिक का गालबन एक कॉल है, अगर मैं नाम गलत कर गया हूँ तो माज़र चाहता हूँ, कि गुंडा जो होता है वो बदमाश जो होता है इलाके का उसके पास जो सबसे आखिरी हथियार होता है अपने आप को बचाने का वो मज़हब का कार्ड होता है। तो मज़हब का कार्ड जो है वो इस वक्त हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं है हुकूमत को गुंडा बदमाश कहने का, वो तो अल्लामा मशरिकी का कॉल था तो वो मैंने कोट कर दिया। तो वो जो मज़हब का कार्ड है वो बड़ी शिद्दत से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इमरान खान साहब पूरे खुलूस के साथ
अपने आप को मुत्तकी समझते हैं और वो ये अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैं ही वो हक की ताकत हूँ जो कि अल्लाह का हुक्म है, और बार बार कह रहे हैं कि जी वो अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई का साथ दो। वो मुसलसल अवाम को भी यही कह रहे हैं, इदारों को भी ये मैसेज कर रहे हैं, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक आदमी। अब मुझे तो एक इनका वो फ़िक्रा याद आता है, वो जो उन्होंने एक पारस खुर्शीद को एक इंटरव्यू दिया था, या पारस जहांजेब अब उनका नाम है, कि जनाब जब उनसे कहा गया जी लोग खुदकुशी करें, तो आगे से उनका जवाब था कि मैं क्या करूं। अब मुझे नहीं समझ में आती कि जब मैं क्या करूं वाला जवाब देने वाला वज़ीर-ए-आज़म मज़हब का कार्ड कैसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इनके दो वज़रा जो हैं वो भी उस मुहिम का हिस्सा बन गए और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। एक तो सरवर खान साहब ने, गुलाम सरवर खान साहब ने भी ये कहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं खुद कुछ हमला आवर बन जाऊँ और इन सब मुनाफिकों को के बीच में जाके फट जाऊँ, तबाह कर दूँ। फिर दूसरा इनके एक दूसरे वज़ीर भी एक माशाल्लाह एक से एक बढ़कर इनके शहरयार अफरीदी, उनका भी आज वो फुटेज चल रही है कि जनाब उन्होंने भी एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि जी मैं भी इन पे जाके फट जाऊँ, अगर खुदकुशी की नाम ना होती तो मैं ये भी हमला कर देता। दोनों वज़ीरों ने तकरीबन एक ही जैसी बात की। तो जब हुकूमत फट जाने पर आ जाए कि जी हमारा दिल करेंगे हम खुद कुछ हमले कर दें, हम फट जाएं, और फिर वो कह रहे हैं कि जी बस हम ही अल्लाह की साइड पे हैं। इन्होंने हमेशा बहुत गलत तौर पे, बहुत नामुनासिब तौर पे मज़हब का इस्तेमाल किया। पहले तो ये रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते रहे, और धड़ाधड़ जो है वो जो कुछ इस मुल्क में हुआ वो हमने सब ने देखा, हम भी आपको आगाह करते रहे, आप वैसे भी देखते रहे। फिर उसके साथ साथ उसके बाद उन्होंने ये अपने आप को हक की ताकत बताना शुरू कर दिया, और अब तो बिल्कुल उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अल्लाह का हुक्म है कि तुम अच्छाई के साथ दो। और उन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि जनाब मैं ही वो अल्लाह का नेक बंदा हूँ जिसका सबको साथ देना चाहिए। और वो एक हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट इमरान शफकत साहब, उन्होंने एक ट्वीट की थी, उसमें बड़ी खूबसूरत की थी कि उनको अपने तकवा का बहुत ज़्यादा ज़ौम है, और वो पूरे खुलूस के साथ उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अच्छाई का मुकाबला जो है वो बुराई से नहीं किया जा सकता और न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। और ये एक नफ्सियाती बीमारी है कि जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि जब आप खुद से तसव्वुर करना शुरू कर दें। वैसे तो खान साहब वाहिद इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, बल्कि शायद पूरी दुनिया में वाहिद होंगे, और सियासतदान भी, जो कि हुकूमत को भी अपना एहसान समझते हैं अवाम के ऊपर कि जी मैं तो पता नहीं जाकर मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया था, और वो कोई इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर हमारे वज़ीर-ए-आज़म बन के कोई एहसान कर रहे हैं और रगड़ा लगाई चले जा रहे हैं, रगड़ाई चले जा रहे हैं। और फिर जब एक वक्त आ गया कि अपोजिशन ने को चारों ने चार जो है वो इतनी होम्योपैथिक अपोजिशन को भी जब तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ी, तो खान साहब को पहले तो वो रियासत मदीना से करते करते अपने आप को अच्छाई की ताकत करा दी, और अब तो वो कुरानी आयात का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने जलसों के नाम कुरानी आयात पर रख दी है। तो ये जो चीज़ें ये सारी की सारी इस तरफ इशारा करते हैं कि खान साहब के लिए अब खैर की कम अज़ कम कोई खबर बाकी नहीं रही है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।